हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल जो आपको वीडियो लेक्चर दिया गया था उसमें शायद आवाज़ नहीं आ रही थी बेटा, ठीक है। तो वो कभी कभी माइक के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है और वो पता नहीं चलता, तो फिर वो बाद में पता चलता है जब वीडियो डल जाती है। तो जो कल पढ़ाया था वो आपको फिर से पढ़ा देते हैं एक बार, ठीक है बेटा। तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। कल अपन ने बात करी थी, हमारे पास सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो होती है विराम अवस्था की। किसकी बात होती है? विराम अवस्था। ध्यान से सुनेंगे बहुत ही। और एक इसी के अंदर हमारे पास जो कंडीशन होती है वो होती है आपकी गतिशील अवस्था। ये दो अवस्थाएं होती है, ठीक है ना। आपको अच्छे से पता है कि विराम अवस्था क्या होती है, ठीक है, और एक आपको पता है कि गतिशील अवस्था क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विराम अवस्था की। तो देखो, जहाँ पे आप हो आप हमेशा वहीं रहो, ठीक है ना। मतलब आपकी पोजीशन या आपकी स्थिति कभी भी नहीं बदलती है। किसके साथ? समय के साथ। तो आप कौन सी अवस्था में हो? विराम अवस्था में। फॉर एग्जाम्पल, जिस कमरे में बैठ के आप अध्ययन कर रहे हो उस कमरे की जो दीवार है वो क्या है? विराम अवस्था में है, क्योंकि उनकी स्थिति कभी भी समय के साथ बदल नहीं रही है। और अगर उनकी स्थिति समय के साथ नहीं बदल रही है, इसका मतलब वो कौन सी अवस्था में है? विराम अवस्था में है, ठीक है। तो अपन इसके अंदर बोल सकते हैं बेटा, यदि किसी कण की स्थिति, यदि किसी कण की स्थिति समय के साथ नियत रहती है, यदि किसी कण की स्थिति समय के साथ नियत रहती है, अर्थात बदलती नहीं है, बदलती नहीं है, तो कण विराम अवस्था में कहलाता है। तो कण विराम अवस्था में कहलाता है। यदि किसी कण की स्थिति समय के साथ नियत रहती है, अर्थात बदलती नहीं है, तो कण कौन सी अवस्था में कहलाता है? विराम अवस्था में कहलाता है। यदि किसी कण की स्थिति, अभी आपको दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो अभी इसको सेट करता हूँ कैमरे को एक बार। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, ठीक है ना। अभी आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो यदि किसी कण की स्थिति समय के साथ नियत रहती है, अर्थात बदलती नहीं है, तो वह कण कौन सी अवस्था में होता है? विराम अवस्था के अंदर होता है। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे की दीवार कौन सी अवस्था के अंदर है? विराम अवस्था के अंदर है। सर समझ में आ गया? तो अपन बोल सकते हैं एग्जाम्पल, कमरे की दीवार, कमरे की दीवार, जिस कमरे में आप बैठे हो उसकी जो वॉल्स है वो किस में है? विराम अवस्था में है, ठीक है। अगर अपन बात करेंगे बेटा गतिशील अवस्था की, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके आगे बहुत काम आती है, ठीक है। गतिशील अवस्था, कौन सी अवस्था बेटा? गतिशील अवस्था, ठीक है। तो इसके अंदर जो डेफिनेशन है वो ध्यान रखना। यदि किसी कण की स्थिति समय के साथ नियत रहती है, ठीक है, नियत का मतलब है अर्थात बदलती नहीं है, तो आपका जो कण है वो कौन सी अवस्था में होता है? विराम अवस्था में होता है। गतिशील अवस्था में क्या बोलते हैं? यदि किसी कण की स्थिति समय के साथ परिवर्तनशील है,
तो वह कण गतिशील अवस्था में होता है, गतिशील अवस्था में होता है। ठीक है, यदि किसी कण की स्थिति समय के साथ क्या है, यदि किसी कण की स्थिति समय के साथ क्या है, परिवर्तनशील है, तो वह कण कौन सी अवस्था में कहलाएगा, आपका गतिशील अवस्था में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसको आप क्या लिख सकते हो, आपके सामने अगर घड़ी लगी है तो घड़ी की सुई क्या होती है, गतिशील अवस्था में होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है सर। घड़ी की जो आपकी सुई है वो कौन सी अवस्था में होती है, गतिशील अवस्था में। तो सीधी सी बात है, हमारे पास दो केस बने, एक विराम अवस्था का बना और एक गतिशील अवस्था का बना। विराम अवस्था कौन सी होती है, यदि किसी कण की स्थिति समय के साथ नियत रहती है, अर्थात फिक्स है, वो बदल नहीं रहा, तो वो क्या कहलाएगा, विराम अवस्था में कहलाएगा। और यदि किसी कण की स्थिति समय के साथ परिवर्तनशील है, अर्थात बदल रही है, तो वह कौन सी अवस्था में कहलाएगा, गतिशील अवस्था में कहलाएगा। अब इन्हीं के ऊपर आपकी पूरी फिजिक्स डिपेंडेड होती है। अपन ऐसा बोलते हैं कि कोई भी कण विराम अवस्था से गति करना प्रारंभ शुरू किया है। विराम अवस्था का मतलब आप जानते हो क्या, विराम अवस्था का मतलब अपन एक ये भी कह सकते हैं कि इसका जो वेग होता है वो वेग इसका क्या हो गया, शून्य, तभी तो आपकी स्थिति बदल नहीं रही। ठीक है, विराम अवस्था का एक और मतलब अपन ने क्या निकाल लिया कि विराम अवस्था अगर है तो उसका पार्टिकल का जो वेग है वो क्या रहेगा, शून्य। ठीक है ना, अगर हमारे पास क्या है, विराम अवस्था है, तो विराम अवस्था के अंदर जो हमारा पार्टिकल है उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो, वेग क्या रहेगा आपका, जीरो। और अगर गतिशील अवस्था है तो गतिशील अवस्था के अंदर जो पार्टिकल है उसका वेग क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू जीरो, क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर वेग है तभी तो वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम या नोट प्रॉब्लम। ठीक है, तो अपन सीधी सी बातें एक बार समझ रहे हैं कि अगर कोई भी वस्तु आपकी विराम अवस्था में है, ठीक है, तो उसकी स्थिति, अगर इसका मतलब उसकी स्थिति समय के साथ नहीं बदल रही, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, इसका मतलब उसकी पोजीशन किसके साथ बदल रही है, समय के साथ बदल रही है। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जब अपन करना शुरू करते हैं तो अपन यहीं से ही बेसिक उठाते हैं। ठीक है ना, यहीं से ही वो स्टार्ट होता है बनना आपका। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं इसके अंदर ही, इसी के अंदर अपन आगे क्या देखे थे, इसके ऊपर अपन ने पहले भी डिस्कशन कर रखा है। हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है ना, कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 3। एक होता है x, एक होता है y और एक होता है हमारे पास z। ठीक है ना, अगर केवल और केवल एक निर्देशांक बदलता है, केवल x बदले या केवल और केवल y बदले या केवल और केवल z बदले, यदि केवल और केवल एक निर्देशांक आपका बदलता है तो अपन बोल सकते हैं कि केवल एक निर्देशांक अगर बदलता है, केवल एक निर्देशांक आपका बदलेगा, तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, इसकी कंडीशन यह बनेगी कि या तो केवल आपका क्या बदले, x बदले, या केवल आपका क्या बदले, y बदले, और या आपका केवल क्या बदले, z बदले। जैसे ये आपका x है तो इस पे y भी 0 रहेगा और z भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। यह आपका y है तो इस पे x तो 0 रहेगा और z भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। और यह आपका क्या है, z है तो इस पे x 0 रहेगा और y भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मैथ के अंदर पता होनी चाहिए, पर फिर भी आपको बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपके कोई दिक्कत आए नहीं। समझ में आ गया? तो इसका मतलब सरल रेखा, इसका मतलब क्या है, सरल रेखा। सरल रेखा ही तो बन रही है। या तो केवल x बदलेगा, तो x बदलेगा तो आप कौन सी दिशा में चलोगे, x डायरेक्शन में ही तो चलोगे। और अगर ये आपका y बदल रहा है तो आप कौन सी दिशा में चलोगे, y दिशा में चलोगे। और अगर आपका z बदल रहा है तो कौन सी दिशा में चलोगे, z दिशा में। तो ये बन क्या रही है, सरल रेखा ही तो बन रही है। ठीक है, अगर केवल एक निर्देशांक बदले तो सरल रेखा, यदि 2 निर्देशांक बदले,
कितने, यदि कितने निर्देशांक बदले, 2। तो 2 निर्देशांक कौन कौन से बदल सकते हैं अगर हम बात करें तो 2 निर्देशांक के अंदर x और y बदल सकता है, या y और z बदल सकता है, या z और x बदल सकता है। समझ में आ गया? x और y बदलेगा, इसका मतलब आप कहाँ गति कर रहे हो, xy तल में, या आपका xy तल, या आपका yz तल, सॉरी xz तल, ठीक है। और ये आपका कौन सा तल हो जाएगा, yz, ठीक है। तो अगर अब ध्यान से अपन बात करें, अगर 2 निर्देशांक बदल रहे हैं, इसका मतलब कि कहाँ गति कर रहे हो आप, तल में गति करोगे कि x भी बदले और y भी बदले। जैसे आप इधर चलने लग गए तो इस पर देखो x भी लगातार बदल रहा है और उसके संगत y का मान भी लगातार आपका बदल रहा है, ठीक है। तो आप कहाँ गति करोगे, इसका मतलब होता है तल, इसका मतलब क्या होता है आपका तल। समझ में आ गया? और तीसरी बात जो हो जाए आपकी, हो सकता है तीनों ही बदले, ठीक है। अपन तीसरी बात के अंदर जो मेन बात है वो क्या लिखेंगे, यदि x भी बदले, y भी बदले, व z भी, x y z और आपके तीनों बदल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कहाँ गति करते हो, 3D के अंदर, ठीक है ना। कहाँ गति करते हो, 3D के अंदर। ओके बेटा, जैसे कैसे सर, जैसे बेटा ऐसे, जैसे आकाश में उड़ता हुआ पक्षी है वो कहाँ गति करता है, 3D के अंदर ही तो गति करता है, ठीक है। जैसे आप पतंग उड़ाते हो तो पतंग भी कहाँ गति करती है, 3D के अंदर गति करती है। तो जब तीनों निर्देशांक एक साथ बदलते हैं तब वो कौन सी 3D के अंदर गति हो जाती है। जब 2 निर्देशांक एक साथ बदलते हैं तो वो 2D में गति होती है, और जब केवल और केवल एक निर्देशांक बदलता है तो वो एक सरल रेखा में गति होती है, ठीक है। इसी के आधार पर गतियों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में गतियों को भी बांटा गया। और इसमें जो पहला भाग है आपका, वो आपको ध्यान रखना है, अभी उसी के ऊपर बात करेंगे। इसी के आधार पे जो आपका पहला भाग जो बनने में आता है, इसी के आधार पे जो आपका पहला भाग जो बनने में आता है वो आता है एक विमीय गति। कौन सी विमीय गति, एक विमीय गति। ये आपका 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो अपन इसमें डेफिनेशन क्या लिखेंगे, यदि किसी कण की केवल एक निर्देशांक समय के साथ बदलता है तो वह एक विमीय गति होगी। अभी मैंने आपको बताया कि एक विमीय गति में कण कहाँ चलता है, सरल रेखा में। तो अपन बोल सकते हैं यदि किसी कण की स्थिति का, यदि किसी कण की स्थिति का केवल एक निर्देशांक समय के साथ बदलता है, एक निर्देशांक समय के साथ बदलता है, तो कण की गति एक विमीय गति कहलाती है, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है एक विमीय गति में, इसमें कण कहाँ गति करता है, कण सरल रेखा में गति करता है। अभी बताया मैंने आपको, कण सरल रेखा में, ये ध्यान रखना है आपको, कण सरल रेखा में गति करता है। इसमें कण आपका कहाँ गति करेगा, सरल रेखा में गति करेगा। तो ये बात आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है कि जब कण एक विमीय गति करता है तो एक विमीय गति का मतलब ही कौन सी गति होती है, सरल रेखीय गति, ठीक है ना। ये आपको बात हमेशा ध्यान में रखनी है
कि एक विमीय गति का मतलब ही कौन सी गति हो जाती है बेटा? सरल रेखीय गति। कौन सी गति? सरल रेखीय गति। तो अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा, यदि किसी कण की स्थिति का केवल एक निर्देशांक समय के साथ बदल रहा है तो कण की गति एक विमीय गति कहलाती है। एक विमीय गति का ही दूसरा नाम क्या है? सरल रेखीय गति। अब एक विमीय गति में कण के कौन कौन से निर्देशांक बदल सकते हैं? x भी बदल सकता है। फिर अगर x बदलेगा तो कौन कौन से कांस्टेंट रहेंगे? y कांस्टेंट रहेगा और z कांस्टेंट रहेगा। अगर y बदलेगा तो x कांस्टेंट रहेगा और z कांस्टेंट रहेगा, और अगर z बदलेगा तो x भी कांस्टेंट रहेगा और y भी कांस्टेंट रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेते रहना आप, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी गति हो गई बेटा? एक विमीय गति बन के आ जाती है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसके बाद अपन बात करते हैं द्विविमीय गति की। कौन सी गति की? द्विविमीय गति की। तो ये आपकी होगी द्विविमीय गति। यदि किसी कण की स्थिति के, ठीक है, दो निर्देशांक कर देंगे अपन यहाँ पे। कितने निर्देशांक होने चाहिए? दो निर्देशांक समय के साथ बदलते हैं, ठीक है, तो कण की गति द्विविमीय गति, तो कण की गति क्या कहलाती है? द्विविमीय गति कहलाती है। अब ध्यान रखेंगे, यदि किसी कण की स्थिति के दो निर्देशांक समय के साथ बदलते हैं तो वह कण की गति कौन सी कहलाएगी? द्विविमीय गति, ठीक है। और द्विविमीय गति में कण तल में गति करता है। कहाँ गति करता है? कण आपका तल में गति करता है, ठीक है। कण कहाँ गति करता है? तल में गति। अभी बताया था दो निर्देशांक जब आपके बदलते हैं, इसका मतलब एक्स वाई बदल रहा है तो जेड कांस्टेंट है, अगर वाई जेड बदल रहा है तो एक्स कांस्टेंट है, और अगर एक्स और जेड बदल रहे हैं तो कौन सा कांस्टेंट है? वाई। तो यदि कोई कण जब गति कर रहा है और गति के दौरान अगर उसके दो निर्देशांक बदल रहे हैं तो कण की गति कौन सी कहलाएगी? द्विविमीय गति। और द्विविमीय गति जब भी होती है तो हमेशा कहाँ होती है? कण कहाँ गति करेगा? तल में गति करता है। ओके, नोट ओके बेटा। तो यदि किसी कण की गति के दो निर्देशांक समय के साथ बदलते हैं तो वो गति कौन सी हो जाएगी? आपकी द्विविमीय गति। और द्विविमीय गति में कण हमेशा कहाँ गति करता है? तल में गति करता है, क्योंकि अगर दो निर्देशांक बदलेंगे तो ये जरूरी हो जाता है कि वो कहाँ गति करे? तल में गति करे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट। तो ये जो मैंने बेटा आपको कल पढ़ाया था, कल वो माइक के अंदर आवाज़ नहीं आई थी किसी कारणवश, ठीक है ना, क्योंकि वो इसको चालू करते समय कभी कभी दिक्कत हो जाती है इसके अंदर, तो वो आज आपको वापस से पढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई द्विविमीय गति। और जो लास्ट एंड फाइनल जो आपकी गति निकल के आती है वो है आपकी त्रिविमीय गति। कौन सी गति बेटा? त्रिविमीय गति। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको आगे मॉडिफाइड करते हैं त्रिविमीय गति में। तो यदि किसी कण की स्थिति के तीनों निर्देशांक, कितने? तीनों निर्देशांक समय के साथ बदलते हैं तो वो कौन सी गति कहलाएगी? आपकी त्रिविमीय गति कहलाएगी। कौन सी गति कहलाएगी? त्रिविमीय गति कहलाती है, ठीक है। और त्रिविमीय गति में कण न तो सरल रेखा में गति करता है और न ही तल में गति करता है। वो कहाँ गति करेगा? आपका 3D के अंदर गति करता है। एग्जाम्पल आपको पता ही है, आप डेली देखते हो, जैसे आकाश में उड़ता हुआ कोई भी पक्षी है, आप पतंग उड़ाते हो, तो वो सारी कौन सी गति होती है? त्रिविमीय गति के उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि यदि कोई वस्तु, दो प्रकार की सिचुएशन हो सकती है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो सकती है और यदि कोई वस्तु क्या हो सकती है? गतिशील अवस्था में हो सकती है, ठीक है। अब इसी के आधार पे एक अपन बात करते हैं सापेक्षिकता, ठीक है। इसी के आधार पे अपन एक बात करते हैं सापेक्षिकता। वो बात और कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है ना। इसी के आधार पे अपन एक बात करते हैं किसकी? सापेक्षिकता की, ठीक है बेटा। सापेक्ष एक नाम आता है, ठीक है। सापेक्ष आपको जैसे मैं पूछूं कि आपके नंबर उसके सापेक्ष क्या है, तो आप वैसे तो कहते हैं सर उससे ज़्यादा है या उससे कम है, तो इसका मतलब आपने अपने नंबर किसी के सापेक्ष बताए हैं, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना, एक आपके पास एक कोई भी गाड़ी है, इसके अंदर आप बैठे हो, ठीक है ना, और उस गाड़ी के अंदर, ठीक है ना, एक कैंडिडेट यहाँ बैठा है और एक कैंडिडेट आपका यहाँ बैठा है,
ठीक है ना। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी, ठीक है ना। एक गाड़ी है, उसके अंदर 2 कैंडिडेट बैठे हैं और एक बाहर रोड पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं बेटा पूछूं ए से कि ए बताओ बी गतिशील अवस्था में है या विराम अवस्था में है, तो आप कल्पना करिए कि आपका दोस्त आपके बगल में बस के अंदर बैठा हुआ है। मैं आपसे पूछूं कि क्या आपका दोस्त चल रहा है, तो आप क्या कहते हो, नहीं सर बैठा हुआ है दोस्त हमारा, चल कहाँ रहा है, ठीक है। लेकिन यही बात मैं एक बाहर रोड पर खड़े हुए व्यक्ति से पूछता हूँ कि क्या वह बच्चा बी चल रहा है, तो वो क्या कहेगा, हाँ सर बच्चा बी चल रहा है। और कहाँ जा रहा है, उधर जा रहा है, सही बात है। अब देखो आप क्या कह रहे हो कि बी किस में है, विराम अवस्था में है, लेकिन ये सी क्या कह रहा है कि क्या है, बी चल रहा है, सही बात है नहीं। आप कल्पना करिए कि एक बस में आप और आपके दोस्त बैठे हो, आपके बगल में आपका दोस्त बैठा है, ठीक है। आपने उससे देखा, तब मैंने आपसे पूछा आपका दोस्त चल रहा है या बैठा है, आप क्या कहोगे, सर मेरा दोस्त बैठा है, चल नहीं रहा, ठीक है। लेकिन मैं यही बात किसी बाहर खड़े हुए आदमी से पूछता हूँ कि क्या वो चल रहा है, तो वो क्या कहेगा, बिल्कुल चल रहा है सर, बस के अंदर बैठा है और जा रहा है, ठीक है। अब देखो आप, सी क्या कह रहा है, चल रहा है, ए क्या कह रहा है, बैठा है। ए क्या कह रहा है, ए ने कहा है बैठा है, ये क्या कह रहा है, चल रहा है, क्या कह रहा है, चल रहा है। अब देखो एक ही आदमी सेम टाइम पे बैठा भी है और चल भी रहा है। एक और एग्जांपल देता हूँ। आप एक बस के अंदर बैठे हो और जब आप बस के अंदर कहीं जाते हो तो आप देखते हो कि रोड के किनारे जो पेड़ पौधे हैं वो आपको कहाँ जाते हुए दिखाई देते हैं, पीछे, ठीक है। और वहीं पेड़ पौधों के बगल में एक आदमी खड़ा है। क्या मैं उससे पूछूं कि क्या पेड़ चल रहा है, तो वो बोलेगा नहीं पेड़ यहीं है। पर मैं आपसे पूछूं कि क्या पेड़ चल रहा है, तो आप क्या कहोगे, हाँ सर पेड़ पीछे जा रहा है, सही बात है कि नहीं। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति का विराम अवस्था में होना या किसी भी व्यक्ति का चलना इस बात पे निर्भर करता है कि आप उसको कहाँ से देख रहे हो। समझ में आ गया ना। अगर आप उसी पेड़ को ज़मीन पे खड़े हुए देखते हो तो आपका पेड़ रुका हुआ है, और उसी पेड़ को अगर आप गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हो तो वही पेड़ आपका क्या हो रहा है, चल रहा है। इसका मतलब किसी पेड़ का चलना या किसी पेड़ का रुका हुआ होना, या पेड़ को छोड़ के जितनी पेड़ के अलावा भी अपन बातें करें कि कोई भी वस्तु एक ही समय पे रुकी हुई भी हो सकती है और चलती हुई भी हो सकती है। यह केवल इस बात पे निर्भर करता है कि आप उसको कहाँ से देख रहे हो। जैसे बस में बैठे ए ने क्या कहा कि बी विराम अवस्था में है, लेकिन सी ने क्या कहा, चल रहा है। इसी प्रकार एक ज़मीन पर खड़े हुए व्यक्ति ने क्या कहा कि पेड़ रुका हुआ है, और आप बस में बैठे थे तो आपने क्या कहा, पेड़ पीछे चल रहा है। पेड़ वही है, समय भी वही है, बस देखने वाले दोनों अलग अलग है। इसके लिए उसकी दोनों स्थिति भी वो क्या बता रहे हैं, अलग अलग। इसी को ही कहते हैं सापेक्षिकता का सिद्धांत। क्या कहते हैं बेटा, सापेक्षिकता का सिद्धांत। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने कल पढ़ाया था, ये मैंने आज आपको बेटा फिर से सारी बात वो पढ़ा दी है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखना। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो के नीचे कमेंट किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है। अवश्य बताया करो कि सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। कुछ बच्चों की दिक्कत ये थी कि उनको डीपीपी नहीं मिली है, ठीक है बेटा। तो डीपीपी जो आपको सॉल्यूशन करवाया गया है उसको आप संस्थान के अंदर फ़ोन करिए और उनसे पूछिए कि वो डीपीपी कहाँ डालते हैं, ठीक है। उनसे उनका लिंक ले लीजिए आप और वहाँ से वो डीपीपी आप डाउनलोड कर लीजिए बेटा, ठीक है। वो आपके काम आने वाले सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप करोगे तभी आप सीखोगे। क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपका टॉपिक फिर वीक रह जाता है। तो अपने को वीक नहीं रखना, बहुत अच्छे से उनको लेके चलना है। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर नोट्स प्रोवाइड करवाइए, तो आपको जब आपको नोट्स प्रोवाइड करवाने होंगे तब आपको बिना कहीं बेटा प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अभी जो केवल और केवल जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए और उससे रिलेटेड जो भी आपके पास किताब है उसको करते रहिए। आई होप आप ये बात मानोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू।